सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश। हमारे स्टूडियो में दो अलग अलग शख्सियत हैं, दोनों अलग अलग पार्टी से हैं। हम उनसे बात करेंगे और विस्तृत रूप पे चर्चा करेंगे बिहार के बारे में। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम उमेश कुमार राम हुआ। मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ युवा राजद मधुबनी में। युवा राजद से जी के उपाध्यक्ष आप? जी जिला उपाध्यक्ष। दूसरे मेहमान हमारे क्या है आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम रायन, जनता दल यू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मधुबनी। तो देखा दर्शकों, दो मेहमान हमारे साथ हैं, एक आरजेडी से हैं और एक जदयू से हैं। दोनों से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम चाहेंगे उमेश जी आपसे बात करना कि बिहार में 2024 में चुनाव होना है, तैयारियां शुरू हैं, हर पार्टी अपने हिसाब से तैयारी में लग चुकी है। क्या लग रहा है आपको बिहार में किस तरह का बदलाव आएगा, आप बताएं। बिहार में एक नया उम्मीद के साथ युवा तेजस्वी जी के साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो सरकार जब से नया गठबंधन में आई है, नीतीश कुमार तेजस्वी जी के साथ 1 साल से जब से आई है, उसके बाद जो लगातार बदलाव हुआ है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हॉस्पिटल की व्यवस्था चेंज करने में, उसके बाद रोज़गार के क्षेत्र में देखें, शिक्षक बहाली हो या स्वास्थ्य सेवा की बहाली हो, एएनएम की बहाली हो, स्वास्थ्यकर्मी की बहाली हो, तो वो ये सब चीज़, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात देखें या पर्यटक की डेवलपमेंट की बात देखें, तो लगातार चौमुखी विकास की जो बात है वो लगातार हो रही है। उसके बाद जो चीज़ बरसों से आवाज़ आती थी लालू जी के द्वारा, माननीय लालू जी के द्वारा आवाज़ लगाई जाती थी कि जनगणना हो, जिसकी जितनी भागीदारी हो उसकी उतनी हिस्सेदारी मिले, ये सब चीज़ भी बहुत आगे बढ़ चढ़ के हुआ है। जनगणना भी हुआ है, गणना भी हुआ है, और उससे भी परिदृश्य क्लियर हुआ है। और लोगों का जो सेंटिमेंट था, जो किस परिस्थिति में है, क्या स्थिति देश की चल रही है, महंगाई का क्या आलम है, ये सब देखने के बाद ये जो सरकार, जुमलेबाजी सरकार बीजेपी की है, उसके खिलाफ लोगों में एक आक्रोश है। तो अब जो दिख रहा है समाज की जो परिदृश्य है, इसमें पूरी तरह से बिहार का चुनावी परिदृश्य चेंज होगा और ये इंडिया गठबंधन के फेवर में होगा। अच्छा, आप बताइए उमेश जी कि जिस तरीके से आपने बताया कि मुख्यमंत्री जी के साथ है तेजस्वी जी, तो बहुत डेवलपमेंट का काम हुआ, 1 साल में हुआ। क्या इससे पहले नीतीश जी के दौर में काम नहीं हुआ? नीतीश जी के दौर में भी काम हुआ, लेकिन पहला दौर जो उनका था, जिसमें नीतीश जी 122 विधायक के साथ गवर्नमेंट में आए, उस समय का जो दौर था, बहुत ही बेहतरीन डेवलपमेंट हुआ बिहार का, और स्वर्णिम काल नीतीश जी का वही रहा। उसके बाद लगभग 15 साल बीजेपी के साथ सरकार रही। बीजेपी का जो प्रेशर उन पे था, उस परिस्थिति में कोई भी डिसीजन नहीं हो पा रहा था। मतलब बीजेपी के दबाव की वजह से उनका जो दबाव था, उस दबाव की वजह से उन पे डेवलपमेंट का कोई प्रेशर था, जो वो कर नहीं पा रहे थे डिसीजन कि हम क्या करें नहीं करें। मान के चलिए, अगर हम एक चीज़ कहते हैं कि उन्होंने मांझी के गवर्नमेंट में आने से पहले महादलित आयोग का गठन किया। गठन के समय में 3000 मानदेय देकर महादलित आयोग के जो विकास मित्र लोग थे उनका बहाली किए। उसके बाद टोला सेवक का बहाली किए महादलित में, लेकिन बहाली तो कर दिए कि इसको रोजगार मुहैया कराया जाए। और सरकार को जो केंद्रीय फंड या बिहार का जो फंड था, उस मद में, अनुसूचित जाति मद में, उस फंड का सदुपयोग हो धरातल पे। लेकिन ये ऐसा प्रेशर था कि उस पर कोई काम किया नहीं जा रहा। किसका प्रेशर था? बीजेपी का। हाँ, भाजपा का ऐसा प्रेशर था कि उसको सिर्फ फाउंडेशन करके छोड़ दिया गया था। अभी आप 1 महीना पहले की बात देखिए, 25,000 रुपया कर दिया गया विकास मित्र को, 22,000 रुपया कर दिया गया महादलित के शिक्षा सेवी को, आपको टोला सेवक को। इसका श्रेय तेजस्वी जी को जाएगा? इसका निश्चित रूप से दोनों का जाएगा, और तेजस्वी जी का अग्रणीय भूमिका रहा है। ठीक है सर, उमेश जी फिर हम बात करते हैं। हमारे पार्टी के एक सीनियर नेता, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष युवा के कारी सुहेब साहब लगातार इस बात को उठाते रहे हैं, तो हमारे पार्टी के तरफ से ज़्यादा पहल किया गया। ठीक है, हम बात करते हैं फिर उमेश जी आपसे। हमारे दूसरे मेहमान भी हैं मुस्तकीम जी। आपसे जानना था कि क्या तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, पर्यटन के भी मंत्री हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लोगों का भी कहना है, हम लोगों के पास जो बातें आती रहती है कि बहुत सारे डेवलपमेंट का काम हो रहा है, पर्यटन का काम हो रहा है, शिक्षा विभाग में काम हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग में काम हो रहा है, नौकरियां भी दी जा रही है, वो पता आपको भी होगा। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप जदयू के नेता, क्या ऐसा लग रहा है आपको कि अब तेजस्वी यादव
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फॉलो कर रहे हैं, उनके राह पर चलना शुरू कर दिया, क्या लग रहा है आपको, बताइए आप। लग तो रहा है, अभी तक तो चल रहे हैं साथ और आगे भी चलना चाहिए। नहीं मैं, हाँ सही बोला आपने। तो जिस तरीके से लालू यादव के बारे में, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों के बारे में कहा जा रहा था पारिवारिक है, अपने पिताजी के सॉरी अपने पिताजी की राह पर चलेंगे, लेकिन जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं ऐसा माना जा रहा है कि इस तरीके से नीतीश कुमार अपने वेल डेवलप करने में काफ़ी माहिर है, तरक्की डेवलपमेंट के काम को करने में, उसी के राह पे चल रहा है। कुछ मिसाल दे सकते हैं आप इसके बारे में? हाँ एकदम दे सकते हैं। जैसे बताइए। जैसे जो अभी जोर से बोलिए। शिक्षक की बहाली हुई है, जी जी, उन्होंने चढ़ भर के हिस्सा लिया है। 10 लाख नौकरी के बारे में 10 लाख नौकरी अभी फिलहाल जो है सो 4 दिया लाख गया है, मुकम्मल कर दिया। फिर 70,000 के बारे में 70,000 फिर वैकेंसी दिया गया है, 15 दिनों में बढ़ा जाएगा। जी जी। अच्छा ठीक है, आप तो ऑलरेडी जदयू के हैं, अगर यही बात अगर आप बता रहे हैं तो कि ठीक है नीतीश जी के राह पर चल रहे हैं। एक चर्चा है चाचा भतीजे की में कि चाचा जो है अब ऊपर जाएंगे, मतलब ऊपर मतलब दिल्ली जाएंगे और भतीजा सीएम बनेंगे यहाँ के। क्या लग रहा है, सीएम मटेरियल हैं ये तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार तो अब सही में वो देश लेवल पर राजनीति करने योग्य है, योग्य है हाँ, एकदम उनमें जो काबिलियत है। अब भतीजा को भी सीएम मटेरियल है, हाँ, कैसे, क्यों लग रहा है? इसलिए कि युवा है और हर युवा चाहता है कि नौजवान आगे बढ़े, नौजवान आगे बढ़े। हाँ, इसलिए बिहार का युवा जो चाह रहा है कि आने वाला समय में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो, अच्छी बात होनी चाहिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, ईमानदारी से बोलिएगा आप, इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 1 साल से तेजस्वी यादव के साथ हैं, या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ हैं, दोनों गठबंधन में और भी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, सीपीआई वगैरह भी हैं, महागठबंधन की सरकार बिहार में है। लेकिन क्या वजह है कि जब तेजस्वी यादव, जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ होते हैं तो बिहार का जो प्रोग्रेस है वो रुक जाता है? अभी इस तरह से 1 साल में डेवलपमेंट दिखला रहे हैं। अब उन्हें लगता है 10 लाख नौकरी का अनाउंस किया, 4 लाख नौकरी दे दिया, 70,000 बस मिलने वाला है। क्या लग रहा है, किसके दबाव में नीतीश कुमार ऐसा करते हैं? तो बीजेपी चाहता है कि ज़्यादा बिहार में डेवलपमेंट नहीं हो, नीतीश कुमार को छोटा करने के चक्कर में ये लग रहा है आपको भी है? हाँ, हमेशा उनके, जैसे पिछला जो चुनाव हुआ था तो रामविलास के बेटा को, क्या नाम उनका, चिराग पासवान। अच्छा, आप चिराग पासवान की बात कर दिए, मुझे एक बात याद आ गई। नौजवान 2 है बिहार में, एक चिराग पासवान है, एक तेजस्वी यादव। ठीक है, उमेश जी से ही हम जान लेते हैं, तेजस्वी यादव भी है और चिराग पासवान भी है, दोनों में कौन नौजवान ज़्यादा पसंद है आपको? ईमानदारी से बोलिए, पार्टी लेवल पे नहीं। पार्टी लेवल की बात अगर हम नहीं करें, हाँ हाँ, और चिराग पासवान जी का बात करें और तेजस्वी जी की बात करें, हाँ। तो दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। क्या फ़र्क लगता है आपको? लालू जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमेशा सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करने में लगे रहे और उस धारा को अभी अमली जमा पहनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं तेजस्वी जी। और रहा चिराग पासवान जी का बात, तो चिराग पासवान जी के पिताजी आदरणीय पूर्व मंत्री रामविलास पासवान जी, जो हम लोग के समुदाय का नेतृत्व करते थे, अच्छे नेता माने जाते थे, देश में अच्छा स्थान था उनका, पार्लियामेंट में भी अच्छा जगह रहा है उनका। लेकिन मेरा उनसे एक क्वेश्चन रहा है और हमेशा से अंदर से तकलीफ रहा है कि अगर हम देश की बात करें तो राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर 131 सांसद आते हैं अनुसूचित जाति वर्ग से, 87 सांसद आते हैं पार्लियामेंट मेंबर चुना के SC ST में, और बिहार की बात करें तो विधानसभा में 40 MLA आते हैं। और इस परिस्थिति में ये जो 40 सीट है बिहार विधानसभा में और 131 सीट जो है पार्लियामेंट में, ये सीट बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिया गया है, जो हमारा संविधान के द्वारा प्रदत्त है ये, और संवैधानिक राइट है। इसलिए इस लोकतंत्र में संविधान के कारण ही हमको ये जगह मिला। और ये जगह जो मिला, ये किसके लिए मिला? ये कॉमनल बात को लेकर और एक कम्युनिटी के लिए सुरक्षित सीट किया गया। उस सीट से हमारे कौम के कोई लोग अगर जीत के आते हैं और उसके बाद भी वो सिद्धांत विहीन हो जाते हैं, RSS के गोद में चले जाते हैं,
तो उनका उनके समुदाय से जो रिलेशन है, जिस समुदाय का वो नेतृत्व करते हैं, उसके लिए वो घातक है, जहर है। मतलब यह है कि वो पूरी तरह से उस समाज के लिए जहर है। मतलब यह है कि चिराग पासवान समाज को नहीं देख करके अपने फायदे के लिए वो जो है पाला बदलते रहते हैं, आरएसएस के गोद में जाते हैं, जो गोद हमेशा अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ रहा है। यही कहना हुआ आपका। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात कहा आपने साफ कह दिया कि तेजस्वी यादव और इस चिराग पासवान दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं है। तेजस्वी यादव आसमान है तो ये जमीन है, आपके कहने के मुताबिक यही बात हुई। अच्छे मुस्तकीम जी, आप ये बताइए कि जनगणना, जाति जनगणना भी हुई है, जाति जनगणना को कितना अच्छा आप समझ रहे हैं? बताइए। जरूरी था जाति जनगणना होना, जरूरी था। नीतीश कुमार को देखकर अब हर राज्य के मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि जाति जनगणना हो। अच्छे, हर राज्य के मुख्यमंत्री जाति जनगणना हो, लेकिन केंद्र सरकार जो खिलाफ कर रही थी, तो अब बिहार से आवाज़ उठ रही है, बिहार सरकार ही कह रही है कि भाई प्रधानमंत्री पूरे देश में करवा लें। क्या लग रहा है, इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा? फ़ायदा होगा। उसमें निकल के आएगा कि कौन जाति कितने वर्ग में है, कितने जनसंख्या उसका है, ये तो अनुभव होगा ना लोगों को कि हमारे जाति का इतना लोग है। कहावत में है ना, जिसका जितनी आबादी होता है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, होता तो भी है। तेजस्वी यादव तो कह दिया है, अनाउंस कर दिया है कि जिसकी जो हिस्सेदारी है, जितनी आबादी है, उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। क्या लग रहा है आपको कि इस पर अमल होगा बिहार में? एकदम अमल होना चाहिए, जरूरी है, होना चाहिए। जरूरी। अगर नहीं होता है तो भी जबान झूठा हो जाएगा, एकदम झूठा हो जाएगा। ठीक है, हम कंक्लूडिंग बात करेंगे आपसे। ये आखिरी सवाल आपसे है उमेश जी कि IGIMS का नाम सुना होगा आपने, वहाँ भी इलाज फ्री कर दी गई है। अब स्वास्थ्य मंत्री के नाते सब लोग क्रेडिट देते हैं तेजस्वी यादव को, आप क्या कहेंगे? शॉर्ट में संक्षिप्त में बताएं। निश्चित रूप से स्वास्थ्य मंत्री अभी तेजस्वी जी हैं और युवा देश की धड़कन समझते हैं अभी कि तेजस्वी जी का भविष्य है, और वो लगातार बिहार का दौरा किए हैं और हॉस्पिटल की परिस्थिति को देखते हुए, और अभी IGMS में बहुत बढ़िया व्यवस्था है, उसको और बेहतर करने के लिए फ्री सब चीज़ किए हैं। चलते चलते आखिरी सवाल, पर्यटन विभाग जी, पर्यटन के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, अभी मालूम हुआ कि वो जापान जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, सच्चाई है इसमें? हाँ, निश्चित रूप से पर्यटक के क्षेत्र में बहुत विस्तृत काम हुआ है, बहुत क्षेत्र में काम हुआ है। मिथिलांचल के विकास के लिए भी पुनौरा धाम में काम जारी है। वहाँ 3650 करोड़ का सीता मैया का जो मूर्ति अनावरण की व्यवस्था हो रही है। आपको सूफी कॉरिडोर की व्यवस्था, रामायण कॉरिडोर की व्यवस्था, उसके बाद आपको बौद्ध कॉरिडोर की व्यवस्था हो रही है। पर्यटक के क्षेत्र में लगातार बढ़ते जा रही है। उसके बाद सद्भावना केंद्र की व्यवस्था हो रही है, नेचुरल सफारी की व्यवस्था हुई है। लगातार पर्यटक का जो है सो बढ़ावा यहाँ दिया जा रहा है। आज के डेट में लगभग 11 लाख विदेशी सैलानी आते हैं, लगभग 2019 में तो 6 करोड़ 3 लाख था, अभी 6.5 लाख हो गया। हाँ, 6.5 करोड़ लगभग, 6.5 करोड़ हो गया। हाँ, देशी सैलानी आते हैं पर्यटक के रूप में। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है इनके कार्यकाल में। उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, आप देख रहे थे हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया और मधुबनी संदेश।